हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है जो कि मैं आईपीसी के सब्जेक्ट पे बनाने वाला हूँ। चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे मेरा ऐसा फ़िलहाल कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं अपने आगे के वीडियोस जो भी बनाऊँगा वो मैं आईपीसी के ऊपर बनाऊँगा। बट मुझे मन किया कि मैं पहला वीडियो आईपीसी पे बनाऊँ, थेफ्ट पे बनाऊँ, तो मैंने बनाया इसको। तो अगर हम इस आईपीसी के चैप्टर 17 को देखते हैं, चैप्टर 17 जो है आईपीसी का वो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से, यानी कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे चैप्टर 17 में दिए हुए हैं आईपीसी में। ठीक है, अब एक बात बहुत अच्छी है जो कि जाननी चाहिए हमको, वो ये है कि चैप्टर 17 इज़ द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ आईपीसी। आईपीसी का सबसे बड़ा चैप्टर है आईपीसी, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोविजंस अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में है आईपीसी में तो वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। चैप्टर 17 में हम लोगों ने जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसको डिफरेंट पार्ट्स में ग्रुप किया है। हम लोगों ने नहीं किया है, मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे ग्रुपिंग है उसमें। लाइक ऑफेंसेस विच डील्स विद डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी के डिप्राइवेशन से डील करते हैं। ऑफेंसेस डीलिंग विद डैमेज टू प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस डीलिंग विद वायलेशन ऑफ राइट ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन ओवर दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई राइट है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको वायलेट कर दिया गया है, या कि उस प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया गया है, या तो फिर उस प्रॉपर्टी को डिप्राइव कर दिया गया है किसी पर्टिकुलर पर्सन से। तो डिफरेंट ग्रुपिंग्स है ऑफेंसेस की अंडर दिस चैप्टर 17 ऑफ ऑफेंसेस, चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी। तो हम इसमें पहला ऑफेंस जो कि दिया हुआ है थेफ्ट का, हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ थेफ्ट, थेफ्ट होता क्या है, और उसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। तो जब हम थेफ्ट के बारे में पढ़ते हैं तो मुझसे किसी एक महान आदमी ने बोला था, एक बार बताया था, मुझे समझाया था कि जो थेफ्ट है वो 5 लेटर से बना हुआ है, THEFT, और इसके 5 इसेंशियल्स है और इसके टोटल 5 सेक्शंस है। तो बस ये एक याद करने की टेक्निक है जो कि नई नहीं है, बहुत पुराने से चले आ रही है। किसी ने मुझे बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि थेफ्ट में 5 लेटर्स होते हैं, 5 इसेंशियल्स है इसके, और 5 सेक्शंस है। सेक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम 378, 379, 380, 381, 382। 378 डील करता है डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट से, 379 पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट से डील करता है। बाकी 380, 381 एंड 382 आर एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट। एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट यानी कि थेफ्ट का ही रूप है बट थोड़ा बढ़ा हुआ रूप है, जिसमें ऑफेंसेस थोड़े से गंभीर हो जाएंगे। ठीक है, 378 जनरल थेफ्ट डिफाइन करता है। तो अब हम एक बार इसको सोचते हैं, बड़े ध्यान से सोचते हैं। एक नॉर्मल आदमी के लिए थेफ्ट क्या होता है? एक नॉर्मल आदमी के लिए तो थेफ्ट एक चोरी होती है। सिर्फ चोर आया था, चोरी करके चला गया। हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो मिस्टर पांडे जी के यहाँ रात को चोरी हो गई, चोर आया था, 50,000 रुपये का सामान चोरी करके चला गया। एक नॉर्मल आदमी के लिए चोरी सिर्फ एक चोरी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। दैट इज़ इन द टर्म्स ऑफ अ लेमैन के टर्म्स में चोरी, थेफ्ट इज़ ओनली ए थेफ्ट, चोरी है। बट अगर हम एक लॉ मैन के हिसाब से देखें, एक लॉ स्टूडेंट या लॉयर के हिसाब से देखें, या एक जज के हिसाब से देखें, तो इतना आसान नहीं है थेफ्ट, चोरी। ठीक है, इसके टोटल 5 इसेंशियल्स होते हैं। अगर जैसे कि पेपर में निकला था कि डॉक्टर हाथी ने जेठालाल के यहाँ चोरी कर ली, तो उसको मान थोड़ी लिया जाएगा कि हाँ डॉक्टर हाथी ने जेठालाल के यहाँ चोरी कर ली। कोर्ट में इन 5 इसेंशियल्स को प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 378 में दिए हुए हैं कि 5 इसेंशियल्स क्या प्रूफ हो रहे हैं। अगर वो प्रूफ हो जाएंगे तो उसके बाद ही माना जाएगा कि हाँ डॉक्टर हाथी ने जेठालाल के यहाँ चोरी की थी। तो अब मैं बेयर प्रोविज़न आपको 378 यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी होप करता हूँ कि बेयर एक्ट आपके पास होगा, और अगर नहीं भी होगा तो फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही चीज़ें जो 5 इसेंशियल्स मैं आपको बताने वाला हूँ यही उसमें दिया हुआ है। अल्टीमेटली मैं उसको टुकड़ों टुकड़ों में बता रहा हूँ। तो एक लॉमैन के हिसाब से थेफ्ट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? तो थेफ्ट के लिए 5 इसेंशियल्स होने ज़रूरी है, तभी वो ऑफेंस थेफ्ट बनता है। तो पहला इसेंशियल क्या है थेफ्ट का? वो ये है कि देयर शुड बी डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक दी प्रॉपर्टी, यानी कि जो व्यक्ति चोरी करने आया है, जो पर्सन चोरी करने आया है, उसके मन में एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब डिसऑनेस्ट इंटेंशन कैसे पता चलेगा? इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। वो हम नहीं बता सकते कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के मन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन था या नहीं था, बट
पहला चीज़ जो देखनी पड़ेगी वो ये देखनी पड़ेगी कि क्या उस व्यक्ति के मन में जो चोरी करने आया था या जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, आरोप लगे हैं, क्या उसके मन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन था। डिसऑनेस्टी डिफाइंड है अंडर सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी। ठीक है, डिसऑनेस्टी का मतलब होता है एज पर सेक्शन 24 ईदर रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन। रॉन्गफुल गेन यानी कि लॉफुल गेन का जस्ट अपोजिट। अगर किसी को लॉफुल गेन होती है तो वो तो लॉ के हिसाब से होती है। रॉन्गफुल गेन यानी कि जस्ट अपोजिट टू लॉ, लॉ के खिलाफ किसी को गेन हो रही है। तो सीधी सी बात है, अगर चोर, जैसे कि कोई पर्टिकुलर चोर है, हम डॉक्टर हाथी का ही एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर हाथी जब जेठालाल जी के यहाँ गए थे और उन्होंने 50,000 रुपये का सामान चुराया, तो वहाँ पे रॉन्गफुल गेन हुआ ना डॉक्टर हाथी को, और रॉन्गफुल लॉस हो गया हमारे मिस्टर जेठालाल को। तो ये इंटेंशन उस टाइम पे डॉक्टर हाथी के मन में रहना चाहिए कि मैं आज कुछ रॉन्गफुल गेन करूँगा जेठालाल के यहाँ चोरी करके, और या तो जेठालाल को कुछ रॉन्गफुल लॉस पहुँचाऊँगा। ज़रूरी नहीं है दोनों हो, ईदर एक भी चीज़ हो जाए। अगर रॉन्गफुल गेन भी हो जाए या रॉन्गफुल लॉस भी हो जाए, किसी के मन में ऐसा इंटेंशन हो, तो हम बोल सकते हैं कि यस, उसके पास डिसऑनेस्ट इंटेंशन था। अब हम इसको बेयर एट के अगर इलस्ट्रेशन एल से देखें, तो इलस्ट्रेशन एल में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है और उसको पता रहता है कि उस व्यक्ति की ये चीज़ बहुत कीमती है, और अगर ये खो जाएगी तो वो उसके लिए इनाम तक रख देगा कि भाई मेरे लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ ले आ दो। हम एग्जाम्पल के लिए सपोज करते हैं कि उस व्यक्ति का लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। अब जेठालाल जी के घर में डॉक्टर हाथी गए, डॉक्टर हाथी ने जेठालाल का लैपटॉप इस इंटेंशन से सिर्फ चुरा लिया, थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस इंटेंशन से चुरा लिया कि जेठालाल जब मुझे रिवॉर्ड देगा, जब वो डिक्लेयर करेगा कि मेरा लैपटॉप कोई भी ला के देगा, मैं उसको 10,000 रुपये दूंगा और मैं तब जेठालाल को उनका लैपटॉप वापस जाके दे दूंगा, तो मुझे उस 10,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, रॉन्गफुल गेन हो जाएगा मेरे को। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, साफ साफ दिख रहा है हमें कि उनके मन में ही गिल्टी माइंड था, डिसऑनेस्टी थी उनके मन में कि उन्होंने लैपटॉप इसीलिए चुराया है सो दैट जब रिवॉर्ड का डिक्लेरेशन करेंगे जेठालाल, तो वो लैपटॉप वापस दे देंगे जाके उनको, और वो रिवॉर्ड ले लेंगे। ये जो रिवॉर्ड वो ले लेंगे, ये रॉन्गफुल गेन का इंटेंशन था, एग्जाम्पल था। ठीक है, सिमिलरली हम इलस्ट्रेशन एम को भी देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन एम कुछ इस प्रकार से है कि अब जैसे जेठालाल का बेटा टप्पू है और मिस्टर भिड़े की भी बेटी थी, है भी होगी, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। मिस्टर भिड़े की बेटी, सपोज करते कि उसका नाम दीपिका है, ऐसा सपोज कर लेते। तो जेठालाल दीपिका के घर गया, यानी कि मिस्टर भिड़े के घर गया, और वहाँ पे उसने दीपिका की कोई सी भी बुक उठा ली, आईपीसी की बुक उठा ली, इस इंटेंशन से कि मैं इसको 2 दिन पढ़ता हूँ और 2 दिन बाद में वापस कर दूंगा दीपिका को, और वो बुक लेके घर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसका इंटेंशन बहुत क्लियर था, गुड फेथ में उसने बुक उठाई थी, डिसऑनेस्टी के साथ बुक नहीं उठाई थी। तो फर्स्ट केस में जहाँ पे डॉक्टर हाथी थे वहाँ पे डिसऑनेस्टी थी, यानी कि वो थेफ्ट होगा। और सेकंड वाली केस में जहाँ पे टप्पू गया था दीपिका के घर पे आईपीसी की बुक लेने के लिए, वहाँ पे थेफ्ट नहीं होगा, बिकॉज वो गुड फेथ में गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि ये जो 5 के 5 इसेंशियल्स हैं, ये तो 5 के 5 ही पूरे होने पड़ेंगे, तभी वो पर्टिकुलर एक्ट थेफ्ट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर 4 इसेंशियल्स भी पूरे हो गए, एक नहीं हुआ तो थेफ्ट हो जाएगा। ये 5 के 5 इसेंशियल्स हैं, 5 के 5 कंप्लीट होने पड़ेंगे, तभी वो पर्टिकुलर एक्ट थेफ्ट होगा। ठीक है, पहला हो गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन। सेकेंड में हम आते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए, जिसको चुराया जा रहा हो, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नॉट इमूवेबल। 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक होती है मूवेबल, एक होती है इमूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ यानी कि लैंड, ज़मीन, एनीथिंग अटैच टू द लैंड, यानी कि पेड़ हो गया, और एनीथिंग व्हाट इज़ परमानेंटली फिक्स्ड टू व्हाट इज़ अटैच्ड इन द लैंड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम एक दीवार मान लेते हैं। आप एक दीवार बना लो, तो दीवार जो है वो परमानेंटली फिक्स्ड है। चाइना की जो दीवार है वो फिक्स्ड है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो लैंड, anything what is attached to land and what is permanently fixed to the land, ये चीज़ें immovable होती है। apart from these all other things are movable। तो जो चोरी होती है ये ऑफन सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में चोरी आ ही नहीं सकती, बिकॉज चोर उसको चुरा के ले जा ही नहीं सकता। तो द प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल। अब ये पेड़ यहाँ पे बना हुआ है जिसकी 5 डालियाँ है, वो कुछ पूछ रहा है, कैन आई बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। अब ये पेड़ पूछ रहा है क्या मैं भी चोरी का सब्जेक्ट मैटर बन सकता हूँ क्या?
पर अभी हमने ऊपर पढ़ा कि लैंड और एनीथिंग अटैच टू द लैंड कैन नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। इसका मतलब पेड़ चोरी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। लेकिन देयर आर इंस्टेंसेस जब पेड़ की चोरी के भी केसेस आते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन 1 में सेक्शन 378 के, जो कि ये कहता है कि अगर कोई चीज़ ज़मीन से अटैच्ड हो, अर्थ से अटैच्ड हो, तो जैसे ही एज इट इज़ सवर्ड फ्रॉम द एफ्ट इट बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। यानी कि जैसे ही उसको उस ज़मीन से अलग किया जाएगा वो थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा। सिंपल है, अगर इस पेड़ को हम काट देंगे, ज़मीन से अलग कर देंगे, तो जैसे ही हमने उस पेड़ को काटा वो थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा। तो थिंग इज़ वेरी क्लियर कि एक ऐसी चीज़ जो कि अटैच्ड हो लैंड से, वो भी सब्जेक्ट मैटर बन सकती है थेफ्ट का, जैसे ही हम उसको सवर कर देंगे अर्थ से, जैसे ही हम उसको अर्थ से अलग कर देंगे, अगर वो अलग हो सकती होगी तो। एज इन द केस ऑफ ट्री इट कैन बी सवर्ड, एक कुल्हाड़ी ले आओ, उसको जड़ से काट दो, लैंड से अलग हो जाएगा, देन इट विल बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। थर्ड में आते हैं हम लोग। थर्ड इसेंशियल जो कि थेफ्ट का है वो ये है कि द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, यानी कि पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी कि ये जो ऑफेंस है, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, इट इज़ अगेंस्ट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट अगेंस्ट द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। किसी ओनर के अगेंस्ट ये ऑफेंस नहीं है, ये ऑफेंस पोजेशन के अगेंस्ट है। अब आई होप कि ओनरशिप का और पोजेशन का डिफरेंस पता होगा लोगों को, क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है, बट अगर नहीं पता तो मैं जनरली बता देता हूँ। ओनरशिप यानी कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ के ओनर हो, वो चीज़ आप ही की है, सारे राइट्स उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास है। बट पोजेशन यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम में फिजिकल कंट्रोल उस चीज़ का आपके पास है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि मेरी कार है, अब मेरे पास कौन सी कार है, सपोज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास होंडा सिटी है। अब मेरे पास होंडा सिटी है और वो मैंने अपने दोस्त को दे दी कि ठीक है भाई, तू बनारस जा रहा है, तो वाराणसी जा रहा है, तो तू मेरी कार ले जा, कल ले जाना। तो मेरे दोस्त ने मेरी कार वाराणसी ले गया और अपने पास रखी हुई है। तो उस कार का ओनर कौन है? उस कार का ओनर तो मैं हूँ, ठीक है। और वो कार किसके पोजेशन में है? वो कार मेरे दोस्त के पोजेशन में है। तो जो थेफ्ट होगा, जो चोरी का ऑफेंस होगा, वो जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट होता है। यानी कि अगर मेरे दोस्त के पास कार है तो मेरे दोस्त के पोजेशन से कोई उस गाड़ी को ले जाएगा तो थेफ्ट होगा, ठीक है। ये हमेशा पोजेशन के अगेंस्ट होता है, ओनरशिप के अगेंस्ट नहीं होता है ऑफेंस। तो प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि वो किसी के पर्सन के पोजेशन में वो गाड़ी है इस टाइम पे, या वो प्रॉपर्टी है इस टाइम पे, और उस पर्सन के पोजेशन से हम उस प्रॉपर्टी को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल, जैसे कि मेरी होंडा सिटी है, मैं ओनर हूँ और मैंने अपने दोस्त को दे दी है, वो रास्ते में जा रहा है और रास्ते में एक ढाबे में उसने खाना खाने के लिए गाड़ी खड़ी करी, बट चाबी अंदर ही भूल गया वो गाड़ी के, और किसी ने देख लिया और उसने गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी लेके चलते बना। तो इट इज़ थेफ्ट, यहाँ पे थेफ्ट हो गया क्योंकि उसने मेरे दोस्त के पोजेशन से उस गाड़ी को चुरा लिया। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी रेस्ट नलियस हो, यानी कि एक ओनरलेस प्रॉपर्टी हो, उस किसी के भी पोजेशन में नहीं पड़ी हो, ऐसी बीच रोड में पड़ी हुई हो, तो उस केस में क्या होगा? तब भी चोरी होगी क्या? तो उस केस में इलस्ट्रेशन जी बताता है हमें सेक्शन 378 का कि नहीं, अगर रेस्ट नलियस प्रॉपर्टी है एंड ओनरलेस प्रॉपर्टी है तो इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। एग्जाम्पल के लिए जो दिया हुआ है कि अगर बीच रोड में आप जा रहे हो और आपको एक सोने की अंगूठी मिल जाएगी और आप उस सोने की अंगूठी को उठा के आजू बाजू देखते हो, ऊपर नीचे देखते हो और आपको कोई नहीं दिखता, इसका मतलब वो रिंग रेस्टलेस है, किसी के भी पोजेशन में नहीं है। उस टाइम आप उस रिंग को अपने पास रख लोगे और रख के चलते बनोगे तो आपने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया, बिकॉज आपने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी के पोजेशन से बाहर नहीं निकाला है। बट अगर आप उस प्रॉपर्टी को किसी के पोजेशन से बाहर निकालते हो तभी वो थेफ्ट होता है, ठीक है। एक सेक्शन है 27 आईपीसी का, वो ये बोलता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन की वाइफ के पास है, क्लर्क के पास है या सर्वेंट के पास है, यानी कि किसी पर्सन की वाइफ के पोजेशन में है, क्लर्क के पोजेशन में है और सर्वेंट के पोजेशन में है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उसी पर्सन के पोजेशन में है, ठीक है। बट इसका इलस्ट्रेशन डी ये कहता है कि एक आदमी था, उसने अपने सर्वेंट को एक प्लेट इंटरेस्ट की, बोला कि इस प्लेट की टेक केयर करना। प्लेट यानी कि भाई खाने वाली प्लेट, फ़र्क इतना था कि वो प्लेट चांदी की थी। तो उसने अपने दोस्त को, अपने सर्वेंट को बोला कि भाई ये चांदी की प्लेट रख, इसे केयर करना, मैं आता हूँ आधे घंटे में। और उसके चपरासी ने क्या किया, सर्वेंट ने क्या किया कि उस चांदी की प्लेट को लेके भाग गया, वहाँ से फरार हो गया। तो अब ये थेफ्ट है कि नहीं? अब आप ऊपर बोलोगे कि सेक्शन 27 के हिसाब से तो अगर कोई चीज़
उस सर्वेंट के पोजेशन में है तो इसका मतलब वो मास्टर के पोजेशन में है, इसका मतलब मास्टर के पोजेशन में है तो फिर वो टेकन आउट ऑफ पोजेशन हुआ ही नहीं, ये इसेंशियल हुआ ही नहीं, तो फिर तो यहाँ पे चोरी हुई नहीं। लेकिन बेयरट का इलस्ट्रेशन डी कहता है कि ये चोरी है। एक्चुअली में ये चोरी है, बिकॉज ऑल्दो सेक्शन 27 के हिसाब से अगर वो चीज़ सर्वेंट के पोजेशन में है तो वो उसके पोजेसर के पोजेशन में है, यानी कि उस पर्सन के पोजेशन में है। बट यहाँ पे तो सर्वेंट ही पोजेशन से बाहर चला गया ना, सर्वेंट ही भाग गया। अब जो सर्वेंट ही भाग गया वही पोजेशन में नहीं है अपने मास्टर के, तो जो चीज़ सर्वेंट के पोजेशन में होगी वो मास्टर के पोजेशन में कैसे होगी? सीधी सी बात है। सर्वेंट तो कम से कम मास्टर के पोजेशन में रहता, बट सर्वेंट ही भाग गया यहाँ पे तो प्लेट लेके। तो यहाँ पे उस सर्वेंट ने थेफ्ट कमिट किया है अगेंस्ट अपने मास्टर। ठीक है, अब हम फोर्थ एसेंशियल में आते हैं। फोर्थ एसेंशियल जो कि है कि प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन। अब अगर डॉक्टर हाथी आते हैं और जेठालाल को बोलते हैं कि जेठा भाई मुझे आपके यहाँ से 50,000 रुपये की चोरी करनी है, मैं कर लूँ क्या? और जेठा भाई बोलते कि हाँ कर लो, कंसेंट दे देते अपनी, तो क्या वो चोरी कहलाती? तो क्या वो थेफ्ट होता? नहीं होता ऑब्वियसली। तो बहुत बेसिक फोर्थ एसेंशियल है इसका कि जो प्रॉपर्टी है उसको विदाउट कंसेंट ऑफ द पोजेसर लिया जा रहा हो। अब एक्सप्लेनेशन फिफ्थ के हिसाब से कंसेंट कैन बी ईदर एक्सप्रेस और एम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी कि हाँ से बोल दिया हो, एक्सप्रेसली बोल दिया हो कि हाँ ले जाओ। एम्प्लाइडली यानी कि इशारा कर दिया हो कि ठीक है ले जाओ, या कुछ ऐसा कंडक्ट कर दिया हो कि जिससे ऐसा लग जाए कि हाँ भाई वो तो मेरे को ले जाने के लिए बोल रहा है, जैसे कि मुंडी हिला दी हो, चेहरा बस हिला दिया हो, बोला कि ठीक है ले जाओ। तो ये एक्सप्रेस नहीं था, ये एम्प्लाइड था। एक्सप्रेस यानी कि बाय वर्ड्स। तो प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट। अब इसमें दो चीज़ें और ध्यान रखने की है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन, तो अब ये पोजेशन रॉन्गफुल पोजेशन है या लॉफुल पोजेशन है, ये इररिलेवेंट है। रेलिवेंट क्या है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी पर्टिकुलर पर्सन के पोजेशन से बाहर ले जाना गया हो। रॉन्गफुल पोजेशन का एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि अभी इस वाले केस में जैसे डॉक्टर हाथी ने जेठालाल के यहाँ से 50,000 रुपये की चोरी की थी। अब डॉक्टर हाथी तो चोर है क्योंकि उन्होंने चोरी करी थी। अब मिस्टर भिड़े ने देख लिया कि अरे डॉक्टर हाथी के पास 50,000 रुपये पड़े हैं, और मिस्टर भिड़े ने ही डॉक्टर हाथी से वो 50,000 रुपये जो उन्होंने जेठालाल के यहाँ से चुराए थे वो लेके भाग गए। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑल्दो डॉक्टर हाथी खुद चोर थे, ऑल्दो रॉन्गफुल पोजेशन में थे, बट अगर मिस्टर भिड़े उनसे भी सामान ले जाएंगे तो वो भी थेफ्ट होगा। इसका मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप जिसके पोजेशन से चोरी कर रहे हो उसके पास राइटफुल पोजेशन है, लॉफुल पोजेशन है या रॉन्गफुल पोजेशन है। अगर रॉन्गफुल पोजेशन भी है और उसके पोजेशन से भी आप चीज़ चोरी कर रहे हो तो भी वो चोरी है, एक्सेप्ट दी ओरिजिनल पोजेसर जिसके पास वो चीज़ थी। अगर जेठा भाई आके डॉक्टर हाथी के पास से वो चीज़ ले जाते अपने पास तो फिर वो चोरी नहीं होती, क्योंकि वो एक्चुअल में उसके रियल पोजेसर या रियल ओनर के पास पहुंच रही है वो चीज़। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या ओनर और पोजेशन, जैसा कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो क्या एक ओनर भी कभी अपनी चीज़ की चोरी कर सकता है, थेफ्ट के लिए लायबल हो सकता है? तो इसका इलस्ट्रेशन के में दिया हुआ है। साफ पता चलता है इससे हमें कि यस, अ पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी लायबल फॉर द थेफ्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। कैसे? एग्जाम्पल के लिए जेठालाल की घड़ी थी, जेठालाल ने अपनी घड़ी क्या करी, घड़ी नहीं, चलो अभी वो एक जो सरदार भाई था उनके यहाँ, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट उनके सीरियल में एक सरदार भाई भी थे। तो जेठालाल के पास एक गाड़ी थी, सपोज करते एक स्कूटर था, और जेठालाल ने वो स्कूटर उन सरदार भाई को दिया था, बोला था कि ठीक है आप इस स्कूटर को रखो और इसके बदले मुझे 10,000 रुपये दे दो। अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को हम किसी को देते हैं एज ए सिक्योरिटी ऑफ मनी तो उस ट्रांजेक्शन को प्लेज कहा जाता है। तो ये प्लेज हो रहा था। जेठालाल ने एक स्कूटर दिया उन सरदार भाई को और बोला कि स्कूटर को आप अपने पास रखो और जब मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा तो आप मुझे मेरा स्कूटर वापस कर देना। लेकिन एक दिन बाद क्या किया, जेठा भाई को अचानक से कुछ सदमा चल गया और वो गए सरदार भाई के गैराज में गए और उन्होंने अपना स्कूटर ज़बरदस्ती छीन लिया उनसे, उनके बिना कंसेंट के, और लेके आ गए अपने घर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेठा भाई ने किया वो अपने खुद के स्कूटर की चोरी करी है, बिकॉज उनका इंटेंशन डिसऑनेस्ट था कि उनको पैसा नहीं देना है 10,000 रुपये, बिकॉज उन्होंने उनके विदाउट कंसेंट से किया सरदार भाई के, बिकॉज उन्होंने सरदार भाई की पोजेशन के बाहर उस प्रॉपर्टी को ले आया, बिकॉज वो स्कूटर एक मूवेबल प्रॉपर्टी था। तो एन ओनर कैन ऑल्सो बी लायबल फॉर द थेफ्ट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। ठीक है,
अभी लास्ट वाला एसेंशियल जो आता है वो ये आता है कि देयर मस्ट बी सम मूवमेंट इन द प्रॉपर्टी। सम मूवमेंट इन द प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब हो सकता है? एक्चुअली में ये मतलब हुआ कि अगर आप चोरी करने गए हो तो आप प्रॉपर्टी का जो प्लेस है एटलीस्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उसकी प्लेस में, कुछ कुछ तो उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तभी थेफ्ट होता है। अगर आप प्रॉपर्टी को चोरी करने गए थे, आपने प्रॉपर्टी को छुआ लेकिन आप प्रॉपर्टी को उसकी प्लेस से हटा ही नहीं पाए, तो फिर चोरी नहीं होगी। ठीक है, वो अटेम्प्ट टू थेफ्ट भले हो जाएगा लेकिन वो चोरी नहीं होगी। कुछ मूवमेंट तो होना चाहिए, भले वो आउट ऑफ द कंट्रोल न जाए उस पर्सन के, जिस पर्सन के घर से हम चोरी कर रहे हैं, बट कुछ मूवमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी लॉकडाउन का टाइम है, हर कोई आजकल आई थिंक हर किसी ने लूडो तो खेला ही होगा। लूडो किंग में, लूडो किंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैंने भी खेला बट ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया मैं उसमें, अब थक हार के यहाँ कर रहा हूँ जो भी कुछ कर रहा हूँ। तो एनीवेज लूडो किंग खेला, नहीं जीत पाया ज़्यादा, हर किसी ने खेला होगा इस लॉकडाउन के दौरान पे। अब जेठा भाई के रूम में, उनके बेडरूम में ये लूडो वाली चादर बिछी हुई है, बेडशीट बिछी हुई है, ठीक है। अब डॉक्टर हाथी भाई आते हैं और वो देखते हैं, अरे वाह जेठालाल के पास इतनी अच्छी चादर है, इसको तो मैं घर ले जाऊंगा और इसमें एक एक खाने में एक एक समोसा रख के खाऊंगा, टोटल 16 खाने 16 समोसे खाऊंगा मैं, तो इस बेडशीट को तो मैं अपने घर ले जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उस बेडशीट को उनके बेड से हटाया और अपने बैग में रख लिया, और बस निकल ही रहे थे वहाँ से कि जेठा भाई की बीवी ने, जो उनकी वाइफ है मैडम, उन्होंने देख लिया और उन्होंने पकड़ लिया डॉक्टर हाथी को कि डॉक्टर हाथी ने चोरी करी थी। तो क्या जेठा भाई के पोजेशन से वो चीज़ बाहर जा पाई? हाँ, उनके पोजेशन से तो वो चीज़ बाहर चली गई, बिकॉज उनके कंट्रोल से बाहर चली गई। पोजेशन से बाहर जाना यानी कि उनके फिजिकल कंट्रोल से बाहर जाना, बट वो चीज़ ज़्यादा मूव नहीं कर पाई, वो डॉक्टर हाथी अपने घर नहीं ले पाए, बट देयर वॉज सम डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। पहले वो बेड पे बिछी हुई थी, अब वो उनके थैले में आ गई, वो उनके बैग में आ गई, तो भी ये चोरी को अमाउंट करेगा, इट इज़ चोरी, ठीक है। तो देयर शुड बी सम मूवमेंट इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये लास्ट एसेंशियल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टोटल 5 एसेंशियल्स हैं। पहला है देयर शुड बी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, आउट ऑफ द पर्सन मूव होनी चाहिए, आउट ऑफ द पर्सनस पोजेशन मूव होनी चाहिए, विदाउट उसकी कंसेंट मूव होनी चाहिए, एंड द फिफ्थ थिंग इज कि कुछ मूवमेंट होना चाहिए, देयर शुड बी सम मूवमेंट, देयर शुड बी सम डिस्प्लेसमेंट इन द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर ये पाँचों के पाँचों एसेंशियल्स पूरे होते तभी वो एक्ट चोरी बनता है। इतना आसान नहीं है कि बस पेपर में पढ़ लिया कि एक आदमी चोरी करने आया और चोरी करके चला गया तो उसको चोर साबित कर दिया गया। ये पाँचों के पाँचों एसेंशियल्स को प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके वो चोर बनेगा। खैर, एक्सप्लेनेशन 3 हमें कुछ और तरीके बताता है, फर्दर मोड्स ऑफ मूविंग बताता है कि कैसे चोरी की जा सकती है। अब मेरे पास होंडा सिटी थी, आप सबको तो पता ही है, अभी भी होगी। बाय एक्चुअली मूविंग इट, कोई आदमी आया, उसको चाबी घुमाई और एक्चुअली मूव करने लगा, या तो धक्का देने लगा मेरी होंडा सिटी को क्योंकि मैं न्यूट्रल गियर में पार करके चला गया था। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एक्चुअली मूव कर रहे हो तो आप उसकी चोरी कर रहे हो बाय एक्चुअली मूविंग इट। दूसरा, अगर आप उसको कोई ऑब्स्टेकल प्रिवेंट कर रहा था मूवमेंट से, आप उस ऑब्स्टेकल को ही हटा देते हो। लाइक मेरी होंडा सिटी ढलान में खड़ी थी और मैंने उसके पीछे वाले टायर के पीछे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था, स्टोन रख दिया था, ताकि वो पीछे की तरफ ना खिसके। लेकिन मेरा पड़ोसी आया, पड़ोसी तो बगल वाला हो जाएगा, दूसरी कॉलोनी वाला एक लड़का आया, उसने देखा अच्छा कि मैं होंडा सिटी के पीछे का ये जो स्टोन हटा दूंगा तो ये ढलकते 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 नीचे आ जाएगी, तो फिर तो ये मेरे पास आ जाएगी, फिर मैं इसको चुरा लूँगा। तो उसने क्या किया, उसने स्टोन को हटा लिया। तो ये स्टोन को हटाना भी अपने आप में एक चोरी का एक्ट है। थर्ड थिंग, सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग। अब उस होंडा सिटी में गुडियर्स के टायर लगे थे 2018 के, तो वही भाई आया था दूसरी कॉलोनी वाला, उस भाई ने पाना पेंचिस लाया था, चक्का खोल लिया, होंडा सिटी से उस चक्के को सेपरेट करके चला गया। तो उसने किस चीज़ की चोरी करी? टायर की चोरी, क्योंकि उसने उस गुडियर के टायर को मेरी गाड़ी से सेपरेट कर दिया। सिमिलरली आपने बहुत सुना होगा कार्स के CD प्लेयर्स, रेडियो एट्सेट्रा भी निकाल लिया जाता है। तो 3 तरीके से चोरी की जा सकती है एक्सप्लेनेशन 3 के हिसाब से, ईदर बाय एक्चुअली मूविंग द प्रॉपर्टी, अगर कोई ऑब्स्टेकल उसको प्रिवेंट कर रहा है तो आप उस ऑब्स्टेकल को हटा दो, या तो किसी चीज़ को सेपरेट करके, कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी बड़ी चीज़ से जुड़ी हुई है और आप उस छोटी चीज़ को सेपरेट कर दो। अब ये कुत्ता भी यहाँ पे बैठा हुआ है, ये डॉग हमारा क्यूट सा छोटू सा, अब ये डॉग भी पूछ रहा है क्या मैं सब्जेक्ट मैटर हूँ थेफ्ट का? तो एक्सप्लेनेशन 4 के हिसाब से हाँ, हमारे इंडियन पेनल कोड में जो एनिमल्स होते हैं, भले वो डॉग हो, कैट हो, पिकॉक हो, बर्ड हो, बोलक हो, काऊ हो,
दे आर ऑल कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी। सिर्फ ह्यूमन ही ह्यूमन की तरह ट्रीट होता है, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर्टी की तरह कंसिडर किया जाता है। तो ये डॉग भी एक प्रॉपर्टी है एंड इट कैन ऑल्सो बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। और एक्सप्लेनेशन 4 में ये लिखा है कि अगर आप किसी एनिमल को मूव कर रहे हो तो उसके साथ में भी जो चीज़ें मूव हो रही हो एक्चुअली आप उनको भी मूव कर रहे हो। तो आप ना सिर्फ उस एनिमल की चोरी कर रहे हो बट कि उसके साथ जो भी चीज़ें अटैच्ड है या जुड़ी हुई है आप उनकी भी चोरी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इतना क्यूट कुत्ता है, अगर इसको कोई बिस्कुट दिखा के आजा बेटा मुआ, मुआ, ऐसे करके अपने पास बुला ले और ये अपने मुंह में हड्डी रख के चले जाए जैसे किसने रखी हुई है, तो वो उस कुत्ते की चोरी तो कर ही रहा है बट एट द सेम टाइम वो इस हड्डी की भी चोरी कर रहा है क्योंकि ये इसके साथ जुड़ी हुई है इस पर्टिकुलर टाइम पे। खैर, ये लास्ट स्लाइड है इस वीडियो की। मैंने आप लोग को इतना पढ़ाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि मैं आईपीसी पे कोई रेगुलर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, ऐसा फ़िलहाल मेरा इंटेंशन नहीं है। हालांकि मैं अगला वीडियो ज़रूर एक्सटॉर्शन पे बनाऊँगा। बट आप लॉ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, लीगल फील्ड से जो भी लॉ के सब्जेक्ट्स हो, स्पेशली अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट हो तो, या आप लॉ के स्टूडेंट हो तो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर डाउट आता है, नहीं समझ में आता और आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं समझा पाऊँ वो आपको, तो काइंडली प्लीज़ कमेंट में लिखिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को, क्या नहीं समझ में आता उसको लिखिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। हो सकता है कि मुझे कुछ टाइम लग जाए क्योंकि हो सकता है वो चीज़ मुझे भी ना आती हो, तो मैं उस चीज़ को पढ़ूँ और पढ़ने के बाद उस पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि आप लोग कमेंट करेंगे। 3 चीज़ें और होती हैं, आप लोग को पता ही है, कोई भी यूट्यूबर अगर यूट्यूब का वीडियो डालता है तो वो बोलता है कि क्या 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 करना है। अब आपको पता है क्या करना है, तो मैं उन तीनों के बारे में आपसे नहीं बोलूँगा। अब आप बोलोगे कि मैं आलस कर रहा हूँ बोलने में, तो मैं आलस नहीं कर रहा हूँ, चलिए बोल देता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि अगर मैं आगे कोई वीडियो बनाऊँ तो आपके पास आ जाए। उसके बगल में घंटी लगी रहती है, उस घंटी को भी आप टिंग डोंग कर दीजिए। और अगर शेयर करने का मन करे अपने दोस्तों के बीच में तो शेयर भी कर दीजिए इसको। जाने के पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट में दोगे। क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। आज हमने देखा कि अ ट्री इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज़ severed फ्रॉम द लैंड. Animals are the subject matter of theft. But the question is whether electricity is the subject matter of theft. इसका आंसर आप लोग मुझे बताना। Thank you so much for watching my video. Thank you so much.